नमस्कार दोस्तों। आजकल तो आप देख रहे होंगे मीडिया में कपिल शर्मा से ज्यादा कपिल सिब्बल का शो छाया हुआ है। ऐसे तो एक कॉमेडी शो है और दूसरा पॉलिटिकल है, पर दोनों में काफी आपको समानता देखने को मिल रही होगी। कोरोना के कारण आजकल आप देख ही रहे होंगे कपिल शर्मा शो में दर्शक नहीं दिखते हैं, उनके बल पीछे पोस्टर लगे होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं और जो गेस्ट आते हैं उनको ही दिखाया जाता है। और कपिल सिब्बल के शो में भी ऐसा ही कुछ है। चेहरा तीन है, कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं और पीछे जबरम है। उसके अलावा पीछे जो चेहरे हैं केवल या तो पुतले हैं या फोटो लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि चुनाव के तुरंत बाद जब राहुल गांधी ने पद से रिजाइन दे दिया था, तब अध्यक्ष पद को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, गांधी फैमिली से होगा बाहर से होगा। उसी दौरान कांग्रेस के ओल्ड गार्ड ने एक चिट्ठी बम छोड़ा था, जिसको लेकर काफी उस समय मीडिया में हल्ला भी हुआ था, जिसमें 23 लोग थे, उनमें ये 3 नाम ही शामिल थे। ये चाह रहे थे संगठन के अंदर बदलाव और बहुत सारी चीजें उस समय उठी थी। ये अलग बात है कि इस बार इनके सुर थोड़े बदले हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तो केवल गाड़ी के पुर्जे को बदलना चाहते हैं, ड्राइविंग सीट पे जो हैं वही रहें, हमें ड्राइविंग सीट नहीं चाहिए। जहां तक कपिल सिब्बल का सवाल है, कपिल सिब्बल भी खुलकर संगठन के अंदर बदलाव की बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है दोनों को ही, और यहाँ तक कि पितामह ने कहा है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। बहुत तो मांग शुरू से हो रही है। अब कोई पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रही हो और जब उन्हें सत्ता से दूर हैं आज, तो इनके बीच में सवाल उठना लाजमी है। अभी ये इनकी सत्ता की भूख है या कि पार्टी के अंदर उनको ये लग रहा है कि दोबारा राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं तो हो सकता है कि फिर से उनके जो एक समय एक दौर चला था, आपको याद होगा, कामराज ने शुरू किया था, एन कामराज, जो कि नेहरू के टाइम में उन्होंने एक प्लान लाया था, कामराज प्लान के नाम से काफी मशहूर हुआ था। 1962 की लड़ाई के बाद कांग्रेस की छवि काफी धूमिल हुई थी। नेहरू के नेतृत्व तो था, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर संगठन में बदलाव की काफी मांग होने लगी थी। उस समय कामराज ने एक प्लान लाया था, जिसको कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि संगठन के जितने भी सीनियर नेता हैं वो अपना पद छोड़कर संगठन के काम में लगे और उसमें ध्यान दें, और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में लाया जाए, नए चेहरों को सीएम बनाया जाए। उन्हें खुद भी अपना सीएम पद से रिजाइन दे दिया था। 2014 और 2019 में बैक टू बैक 2 बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट होने लगी थी, और इस सुगबुगाहट को बल तब ज्यादा मिला जब राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे दिया। उसमें आपने देखा उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी से ज्यादा पुत्र मुंह में लगे हुए हैं, जिसके कारण पार्टी को नुकसान उठानी पड़ी थी। उस समय लग रहा था कि राहुल गांधी के साथ साथ कई नेता भी जिम्मेवारी लेंगे और पद से इस्तीफा दे देंगे, पर नीलकंठ कौन बने? राहुल गांधी को केवल त्याग करना पड़ा, बाकी नेताओं ने इस पे कुछ कहा नहीं। उसके बाद एक चिट्ठी बम छोड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस के सारे ओल्ड गार्ड थे, उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उनको ये लग रहा था कि कहीं राहुल गांधी दोबारा अगर पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो उनका जो सोच है कि युवा को सामने लाया जाए। मैं बाद में उस कामराज प्लान से जोड़ के कह रहा हूँ, लग रहा था कि दूसरा कामराज प्लान लाया जाए और जितने भी शीर्ष नेता जो हैं, ऊपर के जितने सीनियर ओल्ड गार्ड हैं, उनको साइड लाइन दिखाया जाए और नए नेताओं को लाया जाए। क्योंकि अभी देखिए तो कुछ सत्ता में तो है नहीं, 3-4 स्टेट को छोड़कर कांग्रेस की सत्ता में है नहीं, तो सत्ता छोड़कर संगठन में लाने वाली बात तो यहाँ होगी नहीं। यहाँ बात ये होगी जो लोग अब तक पद पे काबिज हैं उनको साइड किया जाए, और जैसे भाजपा में मार्गदर्शक मंडल है उस तरह का एक कांग्रेस में ही बनाया जाए और युवा चेहरा को सामने लाए। तो मुझे लगता है कि शायद ये डर इन नेताओं को सता रहा है, तो इसलिए वो कांग्रेस में संगठनात्मक सुधार या कांग्रेस में जो भी कमियां हैं, पुर्जे की जो बात हो रही है उसको बदलने की नहीं, बल्कि ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर दबाव समूह शुरू से ही रहा है, जिसे आप सिंडिकेट का नाम दे सकते हैं। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद से ये उभरा था, जिसमें मोरारजी देसाई, नीलम संजीवा रेड्डी, के कामराज जैसे बड़े नेता थे, पर उन नेताओं से आज के नेताओं की तुलना नहीं की जा सकती है। इनमें ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो कि मास लीडर नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा और किसी का ऐसा कोई किसी स्टेट में पकड़ भी नहीं है। ये लोग ना तो शरद पवार की तरह हो सकते हैं, ना ही ममता बनर्जी की तरह, और ना ही अभी जो आंध्रा के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उस तरह कुछ अलग अपनी पार्टी बनाकर अपने बल पर खड़े हो सकते हैं। इनका तो बस ये है कि पार्टी के अंदर दबाव बना डाला जाए, और कांग्रेस ज्यादा इनको अपने आप को बचाने की लग रही है, फिक्र है। हो सकता है जैसे कि अभी राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं
दोबारा पार्टी में आए और नई तरह से संगठन को चलाने की कोशिश करें। उनके जो ये 2024 मास्टर प्लान है उनमें ये जो कांग्रेस के ओल्ड गार्ड हैं कहीं टिकते नहीं है। या तो ये हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या इनमें से कुछ नेता बीजेपी में जा सकते हैं। यहाँ जब जितने ज्यादा ये शोर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा पद उनको बीजेपी में मिल सकता है। जहां तक सिंडिकेट की बात है, आज की सिंडिकेट की तुलना अगर हम मोरारजी देसाई के जमाने से करें तो काफी आपको अंतर दिखेगा। उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के टक्कर के नेता थे। उनकी एक अपनी पार्टी के अंदर संगठन में काफी मजबूत स्थिति थी। लाल बहादुर शास्त्री के मौत के बाद इंदिरा गांधी को इसी सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बनाया था। उनको लगा था कि इंदिरा गांधी जो उनके अंडर में रहेंगी। शुरुआत में इंदिरा गांधी भी सिंडिकेट के नेताओं के साथ पंगा लेना उन्होंने सही नहीं समझा। वो शुरू में उनकी बात मानती रही, उनके साथ चलती रही। जब 1967 के चुनाव में वो जीत कर आई तब धीरे धीरे उन्होंने हाथ पांव अपना फैलाना शुरू किया। उन्होंने पार्टी के संगठन में तो नहीं, पर राज्यों में जहां सरकारें आ रही थी और सेंट्रल में जो भी मिनिस्टर हो रहे थे वो चाह रही थी अपने पसंद की रखना चाह रही थी। पर सिंडिकेट के लोगों ने मोरारजी देसाई को डिप्टी पीएम बनाया था और उनको वित्त मंत्रालय भी दिया था, जो कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। उन्हें चाहती थी उनका एक राइवल पार्टी के अंदर खड़ा हो। पर सिंडिकेट के जो गुट के जो नेता थे वो चाहते थे कि अपनी दबदबा उनके ऊपर बनाए रखे। एक समय तो यहां तक आया था, उन लोगों ने यहां तक कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बनाकर उनको साइड का रास्ता दिखा दिया जाए। ये अभी चल ही रहा था कि 69 में एक मौका मिल गया। उस समय के राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी चाहती थी कि जगजीवन राम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था। तो उनको था कि वो दलितों के मसीहा थे, तो चाहते थे कि एक दलित नेता जो सामने आए उसे राष्ट्रपति बनाया जाए। पर सिंडिकेट के लोग चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति बने। इंदिरा के विरोध के बाद भी कांग्रेस ने वो नाम सामने रखा और उस समय जो राष्ट्रपति थे बीवी गिरी वो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, जिन्हें बाकी लेफ्ट और बाकी पार्टियों का समर्थन हासिल था। इंदिरा गांधी को लगा कि अगर नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये लोग उनको साइड लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने पार्टी के अपने नेताओं से, अपने सांसद और विधायकों से उन्होंने यही कहा कि आप अपने अंतर्मन की बात सुनिए। नेताओं ने उनकी इशारा समझ लिया और अंतर्मन की बात सुनकर उन्होंने बीबी गिरी को वोट दिया। उस समय के 12 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उनमें से 11 राज्य में बीबी गिरी के फेवर में वोटिंग गई थी। ये बात सिंडिकेट के लोगों को नागवार गुजरा। उन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने अनुशासन कार्रवाई करते हुए उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी को एक खुली चुनौती मिली थी। उन्होंने इस खुली चुनौती को स्वीकार करते हुए न केवल नया कांग्रेस बनाया, बल्कि अगले चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस को, जो इंदिरा ने कांग्रेस बनाए थे, इसे एक असली कांग्रेस के तौर पर उन्होंने स्थापित कर दिया। 69 में राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी का जीत और उसके बाद इंदिरा गांधी का बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, उस समय के बिना राज के राजाओं का पगड़ी जो है उछालना, सब कामों के कारण इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर हो गई थी। 71 का चुनाव आया। 71 के चुनाव में उन्होंने ये नारा उनका भी पॉपुलर हुआ था कि ये लोग इंदिरा हटाने की बात कर रहे हैं और मैं गरीबी हटाने की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसके बलबूते पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा सरकार में दोबारा वापस आई और मोरारजी देसाई गुट जो था इनको मात्र 10 सीट पर संतोष करना पड़ा था। इंदिरा गांधी से करारी हार के बाद सिंडिकेट के ज्यादातर नेताओं ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1969 में जो कि उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे निजी गंपा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाला था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस आर बनानी पड़ी थी, जो बाद में कांग्रेस आई हो गया, वो नेता राजनीति छोड़ चुके थे। उसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, केवल मोरारजी देसाई लगे रहे, जिनको मौका जेपी मूवमेंट के बाद मिला जब जनता पार्टी सरकार बनी। इसके लिए जो कि वो पीएम बनने का सपना लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से देखते आ रहे थे, बेचारे को 12 साल इंतजार करना पड़ा था। और जेपी मूवमेंट के बाद जब जनता पार्टी सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और नीलम संजीवा रेड्डी को उस समय राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद का तो सबको इतिहास पता ही है, उसमें मैं कुछ ज्यादा विस्तार जानना नहीं चाहता। मेरा बस कांग्रेस के अंदर जो दबाव समूह है और सिंडिकेट गुट है, उसी पर आज मैं फोकस करना चाहता हूँ। सरकार गिर गई, दोबारा इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को बनाया, उन्होंने लोकसभा का मुंह भी नहीं देखा था और फिर से चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आए। इंदिरा गांधी की असामयिक मौत के बाद
एक फिर से प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में गुट भरने की कोशिश हुआ था, पर उससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। राजीव गांधी ने उनको साइड लगा दिया गया था। एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने पूछा गया था, सलाह लिया गया था कि प्रधानमंत्री किससे बनाया जाए। राजीव गांधी काफी यंग थे, उन्होंने कहा था जो वरीयता क्रम में जो सीनियर हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बात को जो राजीव गांधी का जो समर्थक थे उनका नागवार गुजरा, उन्हें राजीव गांधी के कान भरा और प्रणब मुखर्जी को साइड लगा दिया गया, जो कि 5 साल बाद वापस फिर कांग्रेस में उनकी वापसी हुई थी। लेकिन इसमें एक और नेता जो थे बीपी सिंह, कांग्रेस के ही थे, उन्होंने बोरकोस मुद्दा उठाकर जो उन्होंने एक पार्टी के अंदर दबाव बनाने की कोशिश की थी, पार्टी छोड़ा और फिर दोबारा उनको सत्ता हासिल हुई थी, तो वो भी 1.5-2 साल तक रहे थे। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह जो हैं वो भी प्रधानमंत्री रहे 4 महीने तक, जो कि इंदिरा गांधी के जमाने में युवा तो गुट के नेता कहे जाते थे। एक मिला जुला कुछ रहा, एक दौर था जो कि गांधी फैमिली के टाइम पे एक गुट बना, उभरा और खत्म भी हुआ। पर जब दौर आया नरसिम्हा राव का, उस समय में एनडी तिवारी जो थे वो चाहते थे प्रधानमंत्री वो बने, पर राजीव गांधी के मौत के बाद नॉर्थ से तो नहीं पर साउथ इंडिया से ज्यादातर एमपी चुनकर आए थे, उनका पकड़ ज्यादा अच्छा था, तो नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री बने। और एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस तिवारी बनाया, जो कि ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ उनको। फिर सोनिया गांधी जब कांग्रेस में वापस आई तो उनको वापसी करनी पड़ी थी। इसके अलावा 2-3 नाम और जो आते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ छत्रप के रूप में उनकी भूमिका आज भी देखी जा सकती है। आप देख ही सकते हैं महाराष्ट्र में जो शरद पवार हैं, आज क्या उनकी स्थिति है। कांग्रेस आज उनके पीछे चल रही थी। एक उन्होंने जो देसी विदेशी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था और महाराष्ट्र में उन्होंने अच्छा अपनी पकड़ बना ली है। जगनमोहन रेड्डी एक युवा नेता हैं, अच्छा उभर रहे हैं। आज जो पहले कभी वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको साइडलाइन किया था, कांग्रेस से अलग हटकर उन्होंने अपना एक सर्कल खड़ा किया और आज वहां के सीएम है। बंगाल में चुनाव होने वाला है। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी आज एक बड़ा नाम है, उनसे लड़ने के लिए आप देख ही रहे हैं कि जेपी नड्डा ने बंगाल में जाकर अपना परमानेंट एड्रेस ले लिया, अपना ठिकाना बना रखा है। चुनाव होने वाला है। अधीर रंजन भी शायद इसलिए हमलवार भी हो रहे हैं, इन पे कपिल सिब्बल और इन पे आजाद वगैरह पे ज्यादा हमला कर रहे हो, क्योंकि बंगाल में चुनाव उनको डर लग रहा है कि भाई इनकी बातों से कहीं चुनाव में असर ना पड़े। ये कुल मिलाकर है, ये सारी चीजें हैं कि एक रहा है कांग्रेस के अंदर दबाव समाव शुरू से रहा है। जिन राज्यों में सरकारें रही हैं या जब तक केंद्र में इनकी सत्ता में रहते हैं तो इनके नेता जो हैं शांत रहते हैं। जब सत्ता से दूर होते हैं तो इनके नेताओं की आवाज निकलने लगती है। इनमें से ज्यादातर आज के जो सिंडिकेट गुट के जो नेता हैं, जिनको आप सिंडिकेट कहें या दबाव समूह आप बोल सकते हैं, इनमें वो जज्बा या वो चीजें नहीं है कि ये एकला चलो की नीति अपनाएं और शरद पवार या ममता बनर्जी की तरह अपनी एक पार्टी बनाकर किसी राज्य में या सेंटर में कुछ खास कर पाए। इनको तो दबाव डालकर कांग्रेस में अपनी थोड़ी स्थिति मजबूत करनी है या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर जाना है। जहां तक 2024 के मास्टर प्लान की बात है, तो मुझे लगता है कि 2000 मास्टर प्लान जो जिसपे कि राहुल गांधी और प्रियंका वर्कआउट कर रहे हैं, उनमें इन नेताओं के लिए शायद कोई जगह नहीं होगी। अब 2019 के चुनाव की हार का 20 पान अकेले राहुल गांधी ने तो कर लिया। ये लोग चाहते हैं केवल अमृत पीना। अब लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि 20 पान में भी सभी भागीदार बने, वही जब अमृता कलश हाथ लगेगा तो अमृत भी उनको दिया जाएगा। पर इन नेताओं के बातों से लगता है कि ये केवल 20 पान तो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ अमृत का अंदर जा रहे हो। अमृत का घड़ा इनको कहीं से भी मिल जाए, या तो कांग्रेस से मिले या बीजेपी में मिल जाए, या फिर आजकल तो चला हुआ है मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत कहें या कांग्रेस युक्त भारत, जो भी उनके चल रहा हो, सारे कांग्रेस के नेता धीरे धीरे बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। और जब तक मोदी दौर चल रहा तो कुछ कह नहीं सकते कि इनको अंदर क्या हो क्या ना हो। पर मोदी जी के रिटायरमेंट तो लगता है कि जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो हो सकता है कोई बीजेपी से ही जो अगला प्रधानमंत्री का दावेदार हो कोई कांग्रेस से हो। आने वाले समय में देश ये कांग्रेस मुक्त होता है या फिर दोनों ही पार्टी जो नेशनल पार्टी होगी उनमें चेहरे जो होंगे कांग्रेस के होंगे, ये तब आने वाला समय ही बताएगा। खैर 2024 तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये कांग्रेस के अंदर क्या टूट आती है, क्या फूट आता है, किस गाड़ियों के पुर्जे कितने चेंज होते हैं, डायरेक्ट सीट पे कौन बैठता है, ये सब चीजें हैं। इंतजार कीजिए। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।